अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज की सुबह का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, हम सबको अपनी जो छोटी सी तकलीफ़ है ना वो बहुत बड़ी लगती है। अगर हमारे सर में हल्का सा भी दर्द हो तो लगता है कि आज का दिन बहुत मुश्किल है। कोई बात दिल को बुरी लगे तो हम चाहते हैं कि सब हमें समझें, हमारी बात सुने और हमें एम्पैथी दिखाएं। लेकिन जब यही तकलीफ़ किसी और को होती है तो हम कह देते हैं कि इतनी सी बात थी, इसमें इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है। हकीकत ये है कि हर इंसान अपनी अपनी जंग लड़ रहा होता है। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि इसकी ज़िंदगी में कोई दुख ही नहीं है। और बहुत से लोग जो हैं वो अपने दर्द को खामोशी से बर्दाश्त करते रहते हैं, इसलिए हमें जो इनकी तकलीफ़ है उसका अंदाज़ा ही नहीं होता, उनकी तकलीफ़ हमें नज़र ही नहीं आती। और याद रखें, दुख का कोई पैमाना नहीं होता। जो इंसान जो बोझ आसानी से उठा लेता है वही बोझ किसी दूसरे के लिए बहुत भारी हो सकता है। इसलिए दूसरों का जो दर्द है उसको समझने की कोशिश करें, इसे मजाक या ड्रामा समझकर इग्नोर ना करें। इसी पॉजिटिव मैसेज के साथ हम आज की सुबह का आगाज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब। और आजकल हम देखते हैं कि बहुत से लोग बिल्कुल मामूली सा काम करते हैं और उसके बाद बहुत ज़्यादा वो लेथार्जिक फील करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है। कुछ लोग सुबह उठते ही थकन महसूस कर रहे होते हैं। तो आखिर ये जो मुसलसल कमज़ोरी और थकन है ये इंसान को क्यों फ़ील होती है? क्योंकि अक्सर हम पूरी रात सोते हैं, हमारी 8 घंटे की नींद भी पूरी होती है, लेकिन जब हम उठते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। तो इसी पर बात करेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है। ब्लड की डेफिशिएंसी इसकी वजह है या जो स्ट्रेस है वो इसमें एक अहम फैक्टर है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हकीम मुजम्मिल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? ठीक है, अल्लाह का माशाल्लाह। शुक्र। अच्छा हकीम साहब, सबसे पहले तो बताएं कि मुसलसल ये जो थकन रहना है, या कभी कभी इंसान को लगता है वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है, उससे कोई काम नहीं किया जा रहा, वो रेस्ट भी कर रहा है तो उसको लगता है मैं रेस्टलेस हूँ। अगर पूरी रात वो टाइम पे भी सो गया, उसने अपनी 8 घंटे की नींद पूरी की है, फिर भी उसको उठ के फील होता है कि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। तो ऐसे क्यों होता है? बड़े ही आसान लफ्ज़ों में और बिला तमसील, मतलब ये मिसाल इसके साथ नहीं है। जिन लोगों ने गाड़ी रखी होती है, जिन लोगों ने कोई भी टेक्निकल ऐसा जो है वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे होते हैं, उसके चलते चलते अक्सर औक़ात उसमें एक मिसिंग प्रॉब्लम आती है। आप गाड़ी में हो, मोटरसाइकिल पे हो, जहाँ पे भी हो ना, तो फिर वो जब चलते चलते मिसिंग करती है ना, तो फ़ौरी तौर पर हमारी तवज्जो जाती है कि कोई सप्लाई कम हो रही है, कोई रास्ता जो है वो जो इंजन को मिलना चाहिए था वो कम पहुंच रहा है, या कहीं फ्यूल जो है वो ठीक नहीं है, तो वो ख़राब फ्यूल की वजह से भी जो है वो उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। अगर हम जिस्म इंसानी की बात करें ना, तो इसको ग़िज़ाई ताकत चाहिए होती है, जो ग़िज़ा एक ईंधन के तौर पर इसके जिस्म की ज़रूरत होती है। फिर ग़िज़ाई ताकत के बाद जैसे ही गाड़ी के अंदर एक लिमिट है कि आपने 3000 चलाना है या 1000 चलाना है, तो उसका एक ऑयल चेंज करवाने वाली कैफियत भी होती है। ऐसे बॉडी का भी एक रीफर्निशिंग सिस्टम होता है कि आप बॉडी को रिफ़्रेशमेंट दें, इसको सुकून दें। जब आप इसको सुकून नहीं देते, जब आप इसकी ग़िज़ा का ख्याल नहीं रखते, जब आप इसको गैर मेयारी चीज़ों के हवाले कर देते हैं, जब आप इस पर ओवर बर्डिंग कर देते हैं, जब इसका ज़रूरत से ज़ायद जो है वो चीज़ों का गलत इस्तेमाल कर देते हैं, तो फिर ये पहले मिसिंग से स्टार्ट होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके आसाब जवाब देना शुरू कर देते हैं। नज़र और दिमाग की कमज़ोरी से शुरू होने वाली चीज़ जो होती है वो जिस्मानी दर्द और पट्ठों पे आना शुरू हो जाती है। आप हर सुबह एक बात करते हैं, हर सुबह अपने इंट्रो में, कि आपने मुस्कुराहट के साथ सुबह का आगाज़ करना है। तो मुस्कुराहट के साथ सुबह का आगाज़ तो तब होगा ना जब आप थके हुए नहीं उठेंगे, जब आप जकड़े हुए होंगे और रात की ही बहुत ज़्यादा बर्डन के साथ आप सोए हुए होंगे, तो सुबह फिर जब जिस्म ही पूरा जुड़ा हुआ है और दर्द के साथ भरा हुआ है, तो फिर मुस्कुराहट नहीं होती, फिर गुस्सा ही आता है, आग ही निकलती है, फिर वो चिड़चिड़ा ही मिजाज होता है बहुत ज़्यादा। अगर आप ख़ुद को मुस्कुराता हुआ खुश व खुरम रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके इर्द गिर्द का मुआशरा भी खुश व खुरम रहे, तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। ये जो थकन है मुसलसल, कुछ तो मौसमी तगय्युरात का भी असर होता है। मतलब ये जो जुलाई अगस्त का मौसम होता है, इसमें नमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, हम अपनी ग़िज़ा में उस तरह से तब्दीली नहीं लेकर आते, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा जिस्म पर सुस्ती आ जाती है। अगर हम खुद पर थोड़ी सी भी तवज्जो देना शुरू कर दें तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे हम अपनी चीज़ को ठीक रख सकते हैं, इसको भी ठीक रख सकते हैं। अच्छा हकीम साहब, आपने बात किया कि इस मौसम में वैसे भी हर कोई ये शिकायत करता है, ख़ास तौर पर ये जो हब्स का मौसम है, बरसात का मौसम है, इसमें बहुत ज़्यादा सुस्ती फील होती है। तो उसके लिए हमें खुराक में क्या लेना चाहिए, या कोई नुस्खा है आपके पास?
मैंने काफ़ी जगह अपने मतब पर भी और बहुत सारे प्लेटफार्म पे भी अर्ज़ किया कि इन दिनों में ना कुछ एहतियात हैं। मतलब गोश्त अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं उसका इस्तेमाल कम कर दें, अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर दें। हम पिछले 1-1.5 माह में बहुत सारे दूध सोडे मिल्क शेक के साथ अपना गुजारा किया है, लेकिन इस बरसात के मौसम में इनको फौरी तौर पर बंद कर देना चाहिए। ये फौरी तौर पर थकावट का बायस बन जाते हैं। फिर अगर इन दिनों में जिन लोगों को दिन में सोने की आदत है, कुछ लोग रात को नहीं सोते हैं, सारा दिन सोए रहते हैं, जो इन दिनों में दिन को सोए रहते हैं वो फिर 24 घंटे ही सुस्ती का शिकार रहते हैं। एक तो इन चीज़ों से थोड़ा एहतियात रखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले वाली जो चीज़ है उससे एहतियात रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा बर्फ़ का इस्तेमाल इन दिनों में नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ जो हैं वो भर भर के नहीं खानी चाहिए इन दिनों में। सबसे बेहतरीन जो एनर्जी आपकी लेवल को पूरा रखने के लिए इन दिनों के लिए मशरूब है वो है लीमू पानी। स्कंजवी का इस्तेमाल करें और उसमें नमक कम इस्तेमाल करें और गुड़ हल्का सा इस्तेमाल करें और लीमू की मिकदार ज़्यादा रखें, तो ये आपकी एनर्जी को बहाल कर देगा। साथ ज़ीरा और छोटी इलायची का कहवा, सफ़ेद ज़ीरा ले लें और छोटी इलायची ले लें, इसको 2 कप पानी में पका के सुबह और शाम खाना खाने के आधा घंटा बाद ज़रूर अपने इस्तेमाल में रखें, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के दिन हैं, नमी के बहुत ज़्यादा दिन हैं, जिस्म को ज़रूरत होती है, नमकियात कम हो रहे होते हैं, तो ये जिस्म की नमकियात को पूरा भी कर देगी और जिस्म की एनर्जी भी बहाल कर देगी और इससे थकावट भी कम हो जाएगी और जिस्म रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, ये बताएं कि खजूर का, शहद का और ये जो दूध का इस्तेमाल है, ये इस मौसम में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बड़ी एहतियात के साथ करना चाहिए। मतलब रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं लेना चाहिए। आप 2 दिन के बाद ले लें, लेकिन अगर आप दूध इन दिनों में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसमें अदरक या ज़ीरा सफ़ेद ये ज़रूर इस्तेमाल करके उसको उबाल लें ताकि वो हज़म के काबिल हो जाए। ये उन लोगों के लिए भी है जो अमूमी तौर पर कहते हैं हमें दूध हज़म नहीं होता है, तो वो एक बार अदरक और ज़ीरा सफ़ेद उबाल के दूध के अंदर ये वाला दूध, और दूध पीने का एक तरीका कार है, अक्सर लोग हम लेते हैं ना तो एकदम ही घट घट दूध पीना शुरू कर देते हैं, वो भी बोझ बना देता है। 1-2 घूंट पी लें फिर रख लें, फिर 1-2 घूंट पी लें फिर रख लें। और दूध हमेशा नीम गर्म लेना चाहिए, ठंडा दूध इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो नुकसान दे देता है। नीम गर्म दूध और अदरक और ज़ीरा उबाल के वो इस्तेमाल करवा लें तो इंशाल्लाह वो फ़ायदेमंद होगा। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, इस मौसम में ना वैसे भी जो भूख है ना वो कम लगती है या इतना खाने को दिल नहीं करता, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हम सुबह उठ के खाली पेट इस्तेमाल करें, कोई नुस्खा आपके पास हो जिससे पूरा दिन जो हमारा स्टमक है वो भी सही रहे और हमारा जो डाइजेशन है वो भी फास्ट हो जाए? बिल्कुल बेहतरीन तरीके के साथ हमें भूख बढ़ाने के लिए आसान नुस्खे घर में मिल सकते हैं। जैसे कि ये सौंफ है, ये सौंफ आप ले लें आधा चम्मच, इसको रात को आप आधा गिलास पानी में सौंफ, और इसके साथ आपने इसमें दालचीनी की एक लकड़ी दालचीनी की और सौंफ, ये 2 चीज़ें, और इसमें 2 चिटकी मिलानी है अजवैन देसी, और 10 से 15 पत्ते इसमें मिलाने हैं पुदीने के। ये रात को पानी में भिगो के रख दें, सुबह उठ के सिर्फ इसका पानी ही पीना है, इसको उबालना वगैरह नहीं है। ये पानी 1-1, 2-2 घूंट करके पीना शुरू कर दें तो इस मौसम में जो बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाने की वजह से जो है वो भूख में कमी आ रही होती है वो इससे ठीक हो जाती है इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, जो दिमागी कमज़ोरी है या हमें कभी कभी फील होता है कि हमें चीज़ें हम भूलने लग गए हैं, या जैसे इस वेदर में ख़ास तौर पे हमें फ़ील होता है, तो ये बताएं, अभी स्कूल भी बच्चों के खुलने वाले हैं, तो कौन सी चीज़ें हैं जो माएँ उनके लंच में लाजमी ऐड करें, या कोई नुस्खा बताएँ जो उनको खिलाएँ? दिमागी कमज़ोरी है तो मौजून दिमागी बनाएं घर के अंदर। बेहतरीन नुस्खा मौजून दिमागी का है, ये आप इसमें से ले लें अंजीर, ये अंजीर ले लें, ये मैं 1-2 वक्त की खुराक बता देता हूँ। 5 अंजीर ले लें और इसमें 5 बादाम मिक्स कर लें, 5 बादाम, और 5 बादाम हैं, 5 अंजीर हैं, इसके साथ जो है वो 3 काली मिर्च ले लें, ये इसमें इस्तेमाल कर लें, और इसके अंदर आप 1 चुटकी पीसी हुई सूंड जो है ये इस्तेमाल कर लें, और ये जो मेवे हैं देसी ये इस्तेमाल कर लें, और इनको कूट लें मिक्स करके अच्छी तरह से, हावन दस्ते में कूट के इनका एक पेस्ट बन जाएगा, बेहतरीन लजीज मज़ेदार पेस्ट बन जाएगा। ये वाला पेस्ट हर पढ़ने वाले बच्चे को, हर बढ़ने वाले बच्चे को रात को सोते वक्त आधा चम्मच देना शुरू कर दें और सुबह खाली पेट आधा चम्मच देना शुरू कर दें। ये अल्लाह के फजलो करम के साथ जिनके नज़रों में धुंधलाहट आ रही होती है ये उसको भी ठीक कर देती है।
सर में जो हर वक्त दर्द रह रहा होता है उसको ठीक कर देती है, जो सबक याद नहीं रह रहा होता ये उसको भी बेहतर कर देती है। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे थे कि इस वेदर में ना अक्सर लोगों को मुसलसल बहुत ज़्यादा थकन महसूस होती है। वो जब सुबह सो के उठते हैं तो उनको फील होता है कि बहुत ज़्यादा वीकनेस है और उनसे उठा भी नहीं जा रहा। और इसी हवाले से आज हमने बात किया कि इसको दूर करने के लिए कौन से नुस्खे हैं, और ये नुस्खे हमें बताए हैं हकीम मुजम्मिल साहब ने। हकीम साहब बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि बच्चों के दांतों का जो इलाज है उसमें अक्सर एक ऐसा मरहला आता है जहां डॉक्टर्स बच्चों को जनरल एनेस्थीसिया देने का मशवरा देते हैं। ये लफ्ज़ सुनते ही जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और जो सबसे बड़ा खौफ है वो यही होता है कि कहीं बच्चे की जान को कोई ख़तरा ना हो जाए या बच्चा दोबारा होश में ना आए। लेकिन सोचने की बात यह है कि जनरल एनेस्थीसिया तो मेडिकल के दीगर बड़े बड़े ऑपरेशन में भी इस्तेमाल होता है, वहाँ लोग इतना नहीं डरते, तो फिर सिर्फ दांतों के इलाज में ही इसका इतना खौफ क्यों है? तो आज हम जानेंगे वालिदैन के इस खौफ के पीछे असल वजह क्या है, और इस खौफ को दूर करने और बच्चों के दांतों की सेहत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पीडियाट्रिक कंसल्टेंट डॉक्टर सलमान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर सलमान, सबसे पहले तो बताएं कि ये पेरेंट्स इतना ज़्यादा क्यों डरते हैं जब ये नाम सुनते हैं एनेस्थीसिया का? हालांकि ये बाकी जगहों पे भी इस्तेमाल होता है, लेकिन सिर्फ डेंटिस्ट जब बोलता है तब ये क्यों इतना डरते हैं? अच्छा, वो इस तरह से है कि एक ना हमारे यहाँ एक मिथ सा कायम हो गया है कि बच्चों के क्योंकि दांत जो है ना वो टेम्प्रेरी दांत होते हैं, जिसको दूध के दांत कहते हैं, जिसको डेसीडियस टूथ भी कहते हैं, वो दांत झड़ के फिर पक्के दांत आते हैं। अब बहुत सारे वालिदैन के माइंड में ये चीज़ अब तक प्रिवेल कर रही है कि जी ये दूध का दांत है तो ये झड़ जाएगा, और अपने टाइम पे नहीं झड़ेगा तो बाद में झड़ जाएगा, और उसके बाद पक्का दांत आ ही जाएगा। 70 to 80% लोग इस बात के ऊपर बिलीव करते हैं। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि स्पेशल चाइल्ड हैं। दूसरा कैटेगरी ये है कि बच्चे बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते। अब अगर हमारी जो गाइडलाइंस हैं, पहले वो ये कहती है कि आप चेयर साइड के ऊपर लोकल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करते हुए और बच्चे की बिहेवियर मॉडिफिकेशन को एवेलुएट करके आप उसका इलाज करें ऑन द चेयर साइड। दैट इज़ द फर्स्ट गाइडलाइन जो कि आपको हर बच्चे के लिए ये अप्रोच लेनी चाहिए। माँ सिवाय जो स्पेशल इंडिकेशंस हैं उनके लिए तो जनरल एनेस्थीसिया या आईवी सेडेशन के जो ऑप्शंस हैं वो ऑलरेडी रिकमेंडेड हैं। लेकिन पेरेंट्स जब इस चीज़ को सुनते हैं उनके माइंड में सबसे पहली चीज़, जैसे आपने अर्ज़ किया, ये आती है कि हम बच्चे को एनेस्थीसिया देंगे या उसको दिलवाएंगे तो दूध के दांतों के लिए क्यों इतनी एफ़र्ट की जाए, जबकि ये अप्रोच बहुत गलत है। तो मेरे हिसाब से तो इसमें वालिदैन को और पीडियाट्रिक कंसल्टेंट को और एनेस्थेटिस्ट को एक मिल के एक अवेयरनेस देनी चाहिए पेरेंट्स को, ताकि उनका डर खौफ दूर हो सके। और दूसरी स्पेशलिटीज़ में तो बड़ी आसानी के साथ पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर ऑप्ट करते हैं कि ठीक है अगर हमने एनेस्थीसिया देना है तो वन शुड गो फॉर इट। लेकिन यहाँ ये थोड़ा सा मिथ प्रिवेल करता है जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो सुनी सुनाई बातों के ऊपर ज़्यादा बिलीव करने लगते हैं। ठीक है। अच्छा, वैसे डॉक्टर सलमान, मुझे लगता है एक और भी ज़्यादा मसला इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थेरीज भी चल रही हैं इंटरनेट पे, और बहुत जल्दी ना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोग। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जैसे रूट कनाल ट्रीटमेंट है या मुख्तलिफ बच्चों का ऐसा ट्रीटमेंट है, लेकिन ना उसके बारे में इतनी अजीब अजीब चीज़ें चल रही हैं, हालांकि पूरी दुनिया में अप्रूव किया हुआ है वो ट्रीटमेंट। तो उसकी वजह से मुझे लगता है पेरेंट्स इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि वो घबराते हैं। अच्छा डॉक्टर सलमान, ये बताएं कि किन सिचुएशंस में आप रेकमेंड करते हैं जनरल एनेस्थीसिया, और देना भी ज़रूरी है? अच्छा, जितनी आपके स्पेशल चाइल्ड हैं, जो मेंटली रिटार्डेड हैं, जो बिल्कुल अनकोऑपरेटिव हैं, जो बेड रिडन हैं, या जो आप ये समझ लें सिवियर ऑटिस्टिक चाइल्ड हैं, या इस तरह की कोई इनकी मेडिकल डिसेबिलिटी है, उन सब के लिए बनाया ही गया है कि जनरल एनेस्थीसिया और आईवी सेडेशन। अच्छा, मैं आपको ना एक चीज़ ये बताऊँ, जनरल एनेस्थीसिया की जो फिटनेस है वो डेंटल कंसल्टेंट काम करे या कोई भी स्पेशलिटी वाला काम करे, कोई भी है, उसके लिए जो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट है, जो कंसल्टेंट है, वो पूरी एवेल्युएशन करेगा। दैट इज़ द होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एनेस्थेटिक कंसल्टेंट एंड एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट। अगर एनेस्थेटिक कंसल्टेंट अप्रूवल देगा कि हम इस बच्चे को जनरल एनेस्थीसिया में लेके जा सकते हैं, देन वी कैन डू द प्रोसीजर, अदरवाइज वी कैन नॉट डू इट। अगर उसकी तरफ से मना है तो हम भी उसके साथ वी हैव टू फॉलो द एनेस्थीसिया टीम। हम एनेस्थीसिया टीम की रिकमेंडेशन को बाईपास नहीं कर सकते, नॉट इवन मी। और कोई भी जो एक्स एनेस्थीसिया है, यानी कि जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, अगर उन्होंने जनरल एनेस्थीसिया के अंदर काम करना है, दे हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एनेस्थीसिया टीम एंड द एनेस्थेटिस्ट। तो ये बात इसीलिए दैट इज़ द प्रोसीजर इज सेफ। प्रॉब्लम वहाँ आती है, देखें एक चीज़ जो होने वाली होती है, जो गलती होती है, दैट कैन बी
कन्विंस्ड बाय एनीवन इन दिस वर्ल्ड। कोई भी चीज़ हो सकती है, वो एक मैकेनिकल एरर भी हो सकता है, वो मशीन बेस्ड एरर भी हो सकता है, बट आई वुड से वन थिंग कि अगर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हो, तमाम स्टेप्स को और चेक लिस्ट को स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाए, नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन एनी स्टेप, द रिजल्ट्स वुड बी अमेजिंग। आई हैव सीन सो मैनी केसेस जिसमें बच्चे एनेस्थीसिया से जाने के बाद वो अपने बहन भाइयों को लेकर आते हैं कि आओ चलो हम एनेस्थीसिया में जाके काम कराते हैं। तो ये भी एटीट्यूड मैंने बच्चों के अंदर देखा है। क्यों? उनको वो खौफ ख़त्म हो जाता है, उनके पेरेंट्स का खौफ ख़त्म हो जाता है। तो इस मिथ को काइंडली ख़त्म करना चाहिए। हमारे कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं इवन इन द पेरीफ्रीज के उनको पता नहीं है और उनके बच्चे इस नेमत से महरूम हैं और वो नेग्लिजेंट है बिल्कुल। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उनका क्या हाल होता है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनको नॉलेज नहीं है, लाइल्मी है और अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस की गलती कहीं हम सब के ऊपर जो है वो आती है, जो सारे हेल्थ केयर बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि ऑपरेशन से कितने घंटे पहले जो बच्चा है उसको फास्टिंग करवानी चाहिए या भूखा रखवाना चाहिए? अच्छा, जो एनेस्थेटिस्ट टीम हमें रिकमेंड करती है, देखें ये सारे सवालों के जवाब एनेस्थीसिया वाला बहुत अच्छा दे सकता है, लेकिन मैं अपनी डेली प्रैक्टिस में ये बात कह सकता हूँ एटलीस्ट 6 आवर्स स्ट्रिक्ट फास्टिंग। एंड स्ट्रिक्ट मीन्स स्ट्रिक्ट फास्टिंग, उसमें वो खाएगा पिएगा बिल्कुल कुछ नहीं। अगर वो ये चीज़ जनरल एनेस्थीसिया के लिए शायद थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन मिल सकती है, वो भी 1-2% विद द कंसेंट ऑफ द एनेस्थेटिस्ट। बट आईवी सेडेशन के अंदर तो अगर क्योंकि हम चेयर साइड के ऊपर आईवी सेडेशन का काम करते हैं विद ऑल द मशीन्स इन दैट टेरिटरी और इन दैट ऑफिस, आईवी सेडेशन के अंदर ये प्रोटोकॉल मज़ीद स्ट्रिक्ट हो जाता है। अगर मैं आईवी सेडेशन में केस कर रहा हूँ और पेशेंट स्टार्ट होने से पहले लेट सपोज़ कि अगर 10 मिनट्स पहले अगर वो बच्चा आधा ग्लास पानी पी गया है तो वी हैव टू डेफर द केस, वी हैव टू से सॉरी, दे हैव टू कम अगेन। वो दोबारा आएंगे, दोबारा प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, बिकॉज नथिंग इज़ अबव द सेफ्टी ऑफ अ चाइल्ड और एनी वन और एनी ह्यूमन। सबसे पहले उसकी सेफ्टी इंश्योर करनी है, देन प्रोसीजर बाद में भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि कौन सी ऐसे आपके पास पेशेंट्स आते हैं या वालिदैन गलतियां करते हैं बच्चों के ऑरल हाइजीन से रिलेटेड जो कि आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉमन है और नहीं होनी चाहिए? नेग्लिजेंस, बस इररिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। दीज आर द 2 थिंग्स के जिसमें पेरेंट्स नेग्लिजेंट हैं। उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर हम मतलब बिज़ी लोगों को देखें, उनके पास टाइम नहीं है घर में, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी वन, लेकिन मुझे जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उन्हें अच्छी बात कहनी चाहिए। नेग्लिजेंस से ही ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप बच्चों के ऊपर प्रॉपर टाइम देंगे तो इंशाल्लाह ताला थिंग्स वुड बी गुड। अच्छा ये जो टूथपिक्स इस्तेमाल करना है, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप मतलब उनको देख के ऐसे लगता है कि वो एडिक्ट है, कि कुछ भी नहीं होगा ना उनके मुंह में, या वो जाकर गार्गल भी कर सकते हैं, आराम से जाएंगे पेस्ट कर लें कुछ भी, लेकिन नहीं, वो बहुत ज़्यादा टूथपिक्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये कितना डेंजरस है? क्योंकि अक्सर जो वालिदैन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हमने उनके बच्चों में भी ये हैबिट देखी है कि वो टूथपिक अच्छा, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और फिर अक्सर जो उनके गम्स हैं उसमें से भी ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है और गैप भी आ जाता है। तो ये कितना डेंजरस है? टूथपिक देखें, अगर आपने टूथपिक यूज़ करनी है ना, उससे बहुत बेहतर है आप इंटरडेंटल ब्रश यूज़ कर लें। अच्छा। वो सिलिकॉन का बना होता है और वो जो भी चीज़ स्टक हुई होती है बड़ी आसानी से निकल जाती है। सेकेंडली आप फ्लॉस यूज़ कर लें। इन सारी चीज़ों से आपको नुकसान कोई नहीं होगा, लेकिन टूथपिक से नुकसान बहुत ज़्यादा है। जिंजाइवा जो मसूड़ा है वो बहुत डैमेज होता है और वो पॉकेट बनाता है, जिंजाइवा नीचे भी उतरता है। तो इसको नहीं, असल में प्रॉब्लम ये है टूथपिक बड़ी आसानी से इस्तेमाल हो जाता है। फ्लॉस करने में थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। अगेन वही वाली बात ये है कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें तो आप अपने लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर सलमान ये बताएं कि अक्सर बच्चों को कोई चोट लग जाए, कोई इंजरी हो जाए ना, तो दांत उनका पूरा निकल आता है। अक्सर जो परमानेंट टीथ हैं वो भी बहुत इजीली ना टूट जाते हैं। तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है और क्या करते हैं? देखें, अगर बच्चों के मुँह में जो परमानेंट दांत है, अगर वो पूरा दांत निकल आया है, ठीक है, तो उसको ना होल्ड करने का एक प्रोटोकॉल है। आपने 30 मिनट्स में बहुत ही करीबी डेंटिस्ट जो है ना कोई, उसके पास जाकर रिपोर्ट करना है विदिन 30 मिनट्स या मैक्स 40 मिनट्स, ठीक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 30 मिनट्स का है, लेकिन कुछ जो गाइडलाइंस हैं वो 60 मिनट्स में भी कहती हैं। वो दांत दोबारा उसी तरह लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई दूध का दांत बच्चे का खेलते हुए या कोई ट्रॉमा उसको हुआ है और पूरा दूध का दांत मुंह से बाहर निकल आए, वो दोबारा रीइम्प्लांट नहीं हो सकता और वो होना भी नहीं चाहिए। पक्का दांत हो सकता है, दूध का दांत नहीं हो सकता, बट विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ मैक्सिमम 30 to 60 मिनट्स। अब इसका एक पूरा प्रोटोकॉल है जो कि आई थिंक वी शुड डिस्कस दिस इंशाल्लाह इन अदर सेटिंग। ठीक है, ठीक है। एक और कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम जी। जी सवाल कीजिए। जी मेरी बेटी है 5 साल की, तो उसके ना दाढ़ में दर्द हो रहा है, तो अब क्या उसको मैं जो है ना मेडिसिन यूज कर सकता हूँ या नहीं? किस वजह से हो रहा है ये नहीं पता आपको? ये नहीं पता, जो है ना बच्चे गोलियां टॉफी वगैरह खाते हैं बस, और दूध वगैरह पीती है। और तो फिर कैविटी भी हो सकती है, दांतों में कीड़ा तो नहीं है? हाँ जी, दाढ़ उसकी ना नीचे से खराब हो गई है, वैसे कीड़ा नजर नहीं आ रहा, जैसे भुर जाती है ना ऐसे जो है ना। ठीक है, तो फिर तो डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, दवाई तो नहीं ऐसे खानी चाहिए। जी डॉक्टर सलमान। देखें, आपने बहुत अच्छी बात की है। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं, दैट चाइल्ड इज़ 5 years ओल्ड। उन्होंने पहली कंप्लेन की कि उसको दर्द हो रही है, ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि 5 साल तक वो दांत माइट भी अ पॉसिबिलिटी कोई 2 साल की उम्र तक निकल आया होगा। 3 साल में वो दांत इस हालत को पहुंच गया है कि उस बच्चे को अब दर्द है, शदीद दर्द है, और वो तंग होकर उन्होंने हमें कॉल की है। दवाई तो हम ज़ाहिर बात है एक ऑब्वियसली एम्पेरिकल थेरेपी तो है, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। अब यहाँ से ये चीज़ पता चलती है, ही जस्ट मेड दैट स्टेटमेंट कि बच्चे गोलियाँ टॉफ़ियाँ खाते हैं। अब नाउ दैट शोज़ एन एटीट्यूड एग्जैक्टली। how much the parent is concerned about the oral hygiene of their children. काश वो ये स्टेटमेंट देते कि डॉक्टर साहब डिस्पाइट ऑफ एनी फैक्ट हमने बहुत केयर की है, अगर वो सच्चाई के साथ ये बात कह रहे हैं, अगर वो ये सारी चीज़ें यूज़ ना करते तो आज उनकी कॉल हमें नहीं आती, और वही दांत जो उसका आज बहुत ख़राब हो चुका है, माइट बी अ पॉसिबिलिटी वो निकालना पड़े। और ये मेरे जो मुझे आइडिया हो रहा है कि वो कौन सा दांत उनका ख़राब है। ये दांत मुंह से तकरीबन जो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द एजम्पशन ये दांत मुंह में वो 5 साल की है, कम से कम ये दांत 9.5 साल तक उसके मुंह में ठीक होना चाहिए। सोचें 4-4.5 साल पहले ही वो दांत बहुत एक मुश्किल हालात में खड़ा हुआ है। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि क्या उनको डाइटरी एडवाइस लेनी चाहिए, क्या उनको ट्रीटमेंट एडवाइस लेना चाहिए, और उनको एक्चुअली अपना जो नेग्लिजेंस है उसको ख़त्म करना चाहिए। ही शुड बी कंसर्न्ड अबाउट द ओरल हाइजीन ऑफ देयर किड्स इन द फैमिली। और डॉक्टर सलमान, एक प्रैक्टिस जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जैसे अभी कॉलर ने भी बात की है कि उन्होंने पूरी चीज़ एक्सप्लेन नहीं की, 2-3 क्वेश्चन करने के बाद एक्सप्लेन किया है, और वो खुद से कोई भी एंटीबायोटिक बच्चों को इस्तेमाल कर देते हैं, हालांकि बच्चे की एज छोटी है, बड़ों को भी नहीं इस्तेमाल करने चाहिए खुद से। तो ये कितना डेंजरस है कि हम बगैर कंसल्ट किए डेंटिस्ट को खुद से जो मेडिसिन लेते हैं? असल में ना हमारे यहाँ हर जो इंडिविजुअल है ना, वो डॉक्टर भी है, वो वकील भी है, और वो अपने आप को एक आलम कुल समझता है। मतलब ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमारी पूरी अल्हम्दुलिल्लाह नेशन के अंदर ना प्रिवेल करता है। देखें, अगर मुझे एक बात का नहीं पता, आई एम अ डेंटल कंसल्टेंट, अगर मुझे मेडिसिन का भी पता है, लेकिन अगर मुझे किसी चीज़ का नहीं पता ना, आई वुड डेफिनेटली गो टू सम हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एटलीस्ट टू अ जर्नल प्रैक्टिशनर। सिंपल MBBS बंदे के पास भी मैं जाऊंगा, उनको अपनी कंप्लेन बताऊंगा, ऑल दो आई नो थिंग्स, बट मैं उसके पास जाऊंगा, उसका ओपिनियन लूँगा। इट शुड बी दैट वे एटलीस्ट। आप जो सेल्फ मेडिकेशन बच्चों में तो बहुत गलत है, क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चों को ड्रग से रिएक्शन भी हो जाता है। राइट, बिल्कुल ऐसा ही है। एक और कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सवाल कीजिए। जी मैडम, मुझे जो है ना तकरीबन मेरी 23 साल उम्र है। ठीक है। तो ये आज़ाद कश्मीर से हूँ, मोहम्मद साजिद नाम है मेरा। जी सवाल कीजिए। मैडम जो है ना मेरे तकरीबन काफ़ी सारी दाढ़ी जो है ना ख़त्म हो रही है आस्ता आस्ता, बिल्कुल ही जो है ना तकरीबन काफ़ी टाइम 2 साल पहले मुझे दाढ़ में शदीद दर्द हुआ था। मैंने बहुत सारी मेडिसिन इस्तेमाल की, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक, लेकिन मुझे आराम नहीं हुआ। उसके बाद मैंने दाढ़ निकाली, उसके बाद मेरी सारी दाढ़ ना खत्म हो गई। ठीक है। इनकी एज क्या है? 22-23 साल। एक दाढ़ निकाली थी, उसकी वजह से वो कह रहे हैं सारी दाढ़ें ख़त्म हो गई है। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। मतलब पॉसिबल सिर्फ एक सूरत में, अगर आपको बहुत ज़बरदस्त कोई मसूड़ों की बीमारी हो। अब सिंस इन्होंने इस तरह की कंप्लेन की है, आई कैन नॉट एवेल्यूएट दिस थिंग राइट नाउ ऑन द सेट कि इनको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उनकी बातों से कोई चीज़ हम पिक नहीं कर पा रहे। ही नीड टू सी अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड स्पेशलिस्ट। मुझे नहीं पता ये कहाँ से है, लेकिन उनको किसी डेंटल स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। हाँ, वहाँ डेफिनेटली कोई डेंटल कंसल्टेंट्स होंगे, तो उनको दिखाना चाहिए। ठीक है। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द कॉल आई कैन नॉट से एनीथिंग। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे थे बच्चों के दांतों की सेहत के हवाले से, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थे पीडियाट्रिक डेंटल कंसल्टेंट डॉक्टर सलमान। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच।
वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि अक्सर घरों में वालिदैन जो हैं वो एक शिकायत करते हैं या उनकी एक शिकायत होती है कि बच्चे हमारी बात नहीं समझते, जबकि जो नौजवान हैं उनका ये शिकवा होता है कि वालिदैन हमें समझने की कोशिश ही नहीं करते। बात छोटी हो या बड़ी, इख्तलाफ आहिस्ता आहिस्ता बहस और फिर फासले में बदलने लगता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या सिर्फ जनरेशनल गैप इसकी वजह है या वालिदैन और नौजवान दोनों के रवैयों में कुछ तब्दीली की ज़रूरत है? आज हम जानेंगे कि ये फ़ासले कैसे कम किए जा सकते हैं और घर के रिश्तों में दोबारा एतमाद और समझ-बूझ कैसे पैदा की जा सकती है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात डॉक्टर इरम मखदूम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर इरम, सबसे पहले बताएं कि वालिदैन ये शिकायत करते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, या तो वो शिकायत नहीं करते और वो बच्चों से इतनी मनवा लेते हैं कि बच्चों का अपना ओपिनियन, अपनी सही नहीं कोई रहती। तो ये चीज़ क्यों है और इसको हम जनरेशनल गैप भी कहते हैं। और मुझे लगता है बाकी जनरेशन की निस्बत इस जनरेशन में बहुत ज़्यादा गैप है, बिकॉज़ एकदम से जो है ना वो टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हुई है, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया आ रहा है। और फिर कोविड भी आ गया, उसके बाद तो दुनिया ऐसे चेंज हुई है। तो मुझे लगता है वो जो गैप है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जी, ऐसा ही है, क्योंकि पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान एक तो एज गैप बहुत ज़्यादा, क्योंकि मिलेनियल्स के बच्चे अब जब जेन जी और जेन अल्फ़ा में अपना कदम रख रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो उनको एक नया स्कोप मिलता है, उनको एक नई दुनिया मिलती है जिसमें हम सोशल मीडिया की दुनिया देख सकते हैं, जिसमें उनके फ्रेंड्स हर चीज़ से कनेक्टेड हैं। अगर आप अपने बच्चों की मेंटल कैपेबिलिटीज़ को इस वक्त नहीं समझेंगे, उनकी मेंटल नीड्स को नहीं समझेंगे और आप उन पर यही थोपना चाहेंगे कि बेटा हम आपको फ़ोन अलाउ नहीं कर सकते, हम आपको मीडिया से या सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट करके रखना चाहते हैं, तो आप उनकी जो इस वक्त जो ओवरऑल एक सोशल नीड है, एक बहुत बड़ी नीड है कि आप इंफॉर्मेशन से आप कनेक्टेड रहें, तो आप उसके साथ डिस्कनेक्ट उनको कर रहे हैं। और आप एक बहुत मेजर नीड के साथ जब उनको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं तो आप उसको निगेट कर रहे हैं, उनके इमोशनल रिक्वायरमेंट्स को निगेट कर रहे हैं। जब बच्चों को फील होता है ना कि मेरी इमोशनल नीड्स निगेट कर रहे हैं मेरे पेरेंट्स, तो फिर वो और ज़राए ढूंढता है, वो और लोगों की तरफ जाता है, जिसकी वजह से गैप बढ़ता जाता है, जिसको हम लोग जनरेशनल गैप भी कहते हैं। कि जी पेरेंट्स अपनी मनवाने की कोशिश करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ, लेकिन बच्चों की भी सुननी चाहिए, क्योंकि बच्चों की एक अपनी इंटेलेक्ट है। अगर हमने अपने बच्चों को फ्री ह्यूमंस की तरह बड़ा किया है, फ्री इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स की तरह बड़ा किया और हम चाहते हैं कि वो कॉन्फिडेंट भी रहें, तो उस कॉन्फिडेंस की बुनियाद हमें घर से ही डालनी है। अगर हम उन्हें घर में ही कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, उन पर एतमाद नहीं करेंगे और उनको दुनिया को एक्सप्लोर करने का मौका नहीं देंगे और एक कहते हैं एक कमरे में बंद रखेंगे, ये एक कैद व बंद की उनकी ज़िंदगी होगी, तो वो कैसे एक्सप्लोर करेंगे? तो जब उनको घर से कॉन्फिडेंस मिलता है और घर से उनको फ्रीडम के साथ एतमाद भी मिलता है, यानी कि ऐसा फ्रीडम जिसमें कुछ बाउंड्रीज़ भी हों लेकिन एतमाद साथ हो, तो वो बेहतर नरिश होते हैं और बेहतर इंडिविजुअल्स की तरह माशरे में परफॉर्म कर पाते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा इरम, अक्सर ये हम पढ़ते भी हैं, कहावत भी है कि जो अपने बच्चे हैं ना उनको वैसे बड़ा ना करो जैसे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बड़ा किया था, क्योंकि जिस ज़माने के लिए उन्होंने तुम्हें बड़ा किया था वो ज़माना पीछे रह गया, वो ज़माना चेंज हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कुछ उनके रूल्स हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, वो आज भी वही हैं। तो आपको क्यों लगता है कि वो इतना रिजिड क्यों है और फ्लेक्सिबिलिटी क्यों नहीं है कि वो उनको चेंज करें, या जस्ट बिकॉज वो एक ट्रॉमा से गुजरे हैं तो वो ट्रॉमा ना पास करें अगली जनरेशन्स को? देखें, ये जो जनरेशनल ट्रॉमा है ना, इसकी तो बहुत ज़्यादा बात भी की जाती है कि फ़ीमेल्स बहुत कुछ सहती आ रही हैं, मेल्स बहुत कुछ सहते आ रहे हैं। मेल्स को कहा जाता है मर्द रोते नहीं हैं, मर्दों को जी अपना इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं करना चाहिए। फीमेल्स को कहा जाता है कि आपने हर ज़िंदगी की जो सोहबत है ना वो हंसते हुए बर्दाश्त कर लेनी है। लेकिन आप आज देख रही हैं कि आज की जनरेशन बहुत सारी चीज़ों के नेगेट कर रही है। मेल्स अपने इमोशनल एक्सप्रेशन को भी सामने ला रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो। फीमेल्स भी जो है वो बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करी, क्योंकि आज का बच्चा अवेयर है, वो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता, उन नॉर्म्स को, उन प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं कर रहा। आप उसके साथ जब ज़बरदस्ती करते हैं तो आप उसके अंदर एक कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा करते हैं कि वो पनप किसी और माशरे में रहा है और आप उस पर कोई और नॉर्म्स एंड रूल थोपने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वक्त गुजर चुका है। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले जो चीज़ें एप्लीकेबल थी रिश्तों में, जो ऑनेस्टी थी, लॉयल्टी थी और एक कंपैटिबिलिटी के लिए जो लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते थे, आज वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से, मेल हो या फीमेल हो, दोनों की परवरिश इस तरह से की जा रही कि
टेक केयर अबाउट योर सेल्फ, बीइंग सेल्फिश, थोड़ा सा एक सेल्फिशनेस की जो एक्सपेक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करें। और एक अच्छा भी है, हेल्दी वे में सेल्फिश होना अच्छा भी है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, लेकिन यहाँ पे सेल्फिश होना कि आपकी नीड्स अगर पूरी नहीं हो रही तो यू डिस्कार्ड द अदर पर्सन, इस तरह का सेल्फिश होना हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करना और एक दूसरे के साथ मिलकर चलना, लेकिन आज का बच्चा कहता है कि नहीं, माई नीड्स आर सुपीरियर टू अदर्स नीड्स। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक क्लैश आ जाता है कि पेरेंट्स आपको दर्स दे रहे हैं कि आप मुदब्बिर रहें, आप अदब करें, आप पूरे ख़ानदान की वैल्यूज़ और बातों को अहमियत दें कि जैसे लोग क्या कहेंगे ना, इस बात पे आते। लेकिन आज का बच्चा कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे, व्हाट मैटर्स टू मी इज़ कि मैं क्या फ़ील करता हूँ और मैं कैसे फ़ील करता हूँ। तो आज का बच्चा उसके अगेंस्ट है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्लैश आ रहा है कि आज का बच्चा लोग क्या कहेंगे फॉलो नहीं कर रहा। और अच्छी बात है कि वो लोग क्या कहेंगे फॉलो नहीं कर रहा, कि लोग तो कहते रहेंगे। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ अबाउट योर मेंटल पीस। बिल्कुल। अच्छा इरम, जैसे आपने बात किया ना कि आज का बच्चा ये नहीं फिक्र करता कि लोग क्या कहेंगे, तो इस चीज़ को भी बड़ा नेगेटिवली लिया जाता है। बिकॉज मुझे लगता है कि आजकल बच्चे दे आर वेरी वोकल अबाउट व्हाट दे वांट एंड व्हाट दे डोंट वांट, एंड दे आर वेरी क्लियर। उनको पता है लाइफ में उनको क्या चाहिए, उनको क्या नहीं चाहिए, और उनको किसी की रिस्पेक्ट नहीं करनी तो उन्होंने नहीं करनी। क्योंकि वो कहते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स वो लास्ट जनरेशन थी, वो जस्ट बिकॉज कोई उनका खूनी रिश्ता है तो वो उस वजह से पूरी ज़िंदगी उनका टॉर्चर बर्दाश्त करते थे। हम में वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। हमें पता है कि इफ़ यू आर नॉट गुड टू अस और आप हमारे लिए मुश्किलात खड़ी करते हो, हमसे अच्छा सलूक नहीं करते, तो ऑब्वियसली वी आर नॉट गोना टॉक टू यू। तो इस चीज़ को इतना बुरा क्यों समझा जाता है? देखिए यही बात है ना कि पेरेंट्स कहते हैं कि रिश्तों को निभाएं, रिश्तों को बना के रखें, और चाहे वो टॉक्सिक ही क्यों ना हो, चाहे वो रिलेटिव्स हों, चाहे वो स्पाउस का रिलेशनशिप हो, चाहे वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हो, कहते रिश्तों को बना के रखें। और आज का बच्चा ये बात समझ गया है, जेन ज़ी, जेन अल्फ़ा इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझती है कि रिश्ते बनाने और बना के रखने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी जहनी साख्त पे असर ना आए, आप एज एन इंडिविजुअल कैसे नरिश कर रहे हैं। क्योंकि आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा सुनते हैं सेल्फ़ केयर के बारे में, सेल्फ़ लव के बारे में, और वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन इसमें यह है कि पेरेंट्स को अदब से और तरीके से आप समझाएं कि ये रिश्ता या ये रिलेटिव्स हमारे लिए टॉक्सिक है, और अगर आप हमसे प्यार करते हैं तो डोंट फोर्स अस टू बी इन टच विद देम। तो पेरेंट्स को ये बात समझनी चाहिए कि जो रिश्ते और जो माहौल बच्चों के लिए टॉक्सिक है, जो रिलेशनशिप्स, चाहे वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, चाहे मैरिडल रिलेशनशिप है, आज के पेरेंट्स को समझना चाहिए कि वो जिन चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने आप को आज जनरेशन ट्रॉमा के साथ सर्वाइव कर रहे हैं, उन बच्चों को उस जनरेशन ट्रॉमा से बचाएं और उनकी जहनी सेहत को अहमियत दें रादर देन रिश्तों को बचाने को। तो पेरेंट्स इस चीज़ को आज भी निगेट करते हैं कि रिश्ते ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी जहनी सेहत की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हालांकि जब तक आपकी जहनी सेहत नहीं होगी तो आपकी अगली सारी जनरेशन उस ट्रॉमा उससे सफ़र करेंगी और उस ट्रॉमा को लेकर बड़ी होंगी। तो आज का बच्चा बहुत हद तक सही है, जेन ज़ी, जेन अल्फ़ा, दे आर ऑन द राइट ट्रैक, दैट दे आर टेकिंग केयर ऑफ देयर सेल्फ एंड देयर मेंटल हेल्थ, एंड इट्स द बिगेस्ट प्रायोरिटी इवन ओवर द रिलेशनशिप्स। क्योंकि एट द एंड जब आप तकलीफ़ में होते हैं, जब आप मेंटल डिस्टर्बेंस का शिकार होते हैं, एंग्जाइटी डिप्रेशन का शिकार होते हैं, यही रिलेटिव्स कह रहे होते हैं कि ओह आपका बच्चा तो ज़हनी मरीज़ बन गया, बिकॉज उनकी बातों ने, उनकी क्रिटिसिज्म ने ही आपको ज़हनी मरीज़ बनाया होता है। एग्जैक्टली। और समटाइम्स हम किसी से डिस्टेंट भी इसी वजह से होते हैं, वी रिस्पेक्ट देम, वो हमें मिलते हैं तो हम सलाम भी करते हैं, लेकिन हम अंदर से ना उनसे डिस्टेंट हो जाते हैं, और वो मुझे लगता है उनकी अपनी वजह से होता है। और फिर अगर वो ये क्लेम करें या हमारे पेरेंट्स हमें कहें कि तुम उनके पास बैठते नहीं हो या बैठती नहीं हो, तो मुझे लगता है वो चीज़ भी गलत है। पेरेंट्स को भी इधर अंडरस्टैंड करना चाहिए। हाँ जी, पेरेंट्स को कभी भी बच्चों को उस रिलेशनशिप में, उस चीज़ में फ़ोर्स नहीं करना चाहिए, उन रिलेटिव्स के साथ टाइम स्पेंड करने में फ़ोर्स नहीं करना चाहिए जो उनकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे ना हो। क्योंकि पेरेंट्स के लिए हमेशा अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ प्रायर होनी चाहिए। लेकिन हमारे कुछ पेरेंट्स जो हैं, मिलेनियल पेरेंट्स या उससे पहले के पेरेंट्स, इस चीज़ को अहमियत देते हैं हमारे रिश्तेदार नाराज़ ना हो जाएं, नाराज़गियाँ ना पैदा हो जाएं, ख़ानदान में इख्तलाफ ना पैदा हो, जो लोग कहेंगे इनका बच्चा कितना बदतमीज़ है। लेकिन इन बातों को अहमियत देने के बजाय आप ये देखें कि आपका बच्चा मेंटली क्या हेल्दी है, क्या उसको उनका क्रिटिसिज्म, वो आज साथ बैठते ही अगर कमेंट करते हैं तुम्हारा वज़न कितना बढ़ गया है, तुम्हारी रंगत देखो, अपना चेहरा देखो। और मुझे लगता है ये चीज़ तो बहुत कॉमन है। आप किसी को सलाम करो ना, बस सलाम का जवाब बाद में देंगे, पहले आपको पूरा एक्सरे करके कहेंगे यार तुमने तो बहुत वेट गेन कर लिया, यार तुम तो बहुत पतली हो। और मुझे तो ऐसे लोग इतने बुरे लगते हैं, मैं तो मुंह पे कह देती हूँ कि भाई डोंट कमेंट अबाउट माय बॉडी। ऐसे टॉक्सिक और क्रिटिकल रिलेटिव्स से बेहतर है कि आप उनसे इज्तनाब करें, सलाम दुआ के हद तक ठीक है, लेकिन उनके ओपिनियंस को इतनी अहमियत ना दें, क्योंकि वो उनका काम ही यही होता है टू
टेक आउट पॉइंट्स फ्रॉम यू और आपको टारगेट करते हैं कि आप जॉबलेस हैं अब तक, अच्छा डिग्री नहीं हुई, डिग्री क्यों नहीं हुई, आपके पर्सनल लाइफ में एक्सट्रीमली इंटरफेयर करते हैं, जो कि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा टॉर्चरस हो सकता है। किसी की शादी होगी तो बच्चा क्यों नहीं हुआ, इस तरह की बातें ये हमारे जनरेशन्स को समझनी चाहिए। कुछ चीज़ें बहुत पर्सनल लेवल की होती हैं, किसी की सक्सेस, किसी की करियर ओरिएंटेशन, किसी का बेबी को इस दुनिया में लाना, मैरिज, और ये सब चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। हर किसी का पर्सनल एक स्पेस है जिसमें ना घुसा जाए। बिल्कुल। अच्छा इरम, आपने जैसे बात किया ना बच्चों के हवाले से, मुझे लगता है आजकल की जो ये जनरेशन है जेन जी, जब ये शादी करती है ना, मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ, वो बड़ा सोच के करते हैं कि, क्योंकि पुराने वक्तों में तो ऐसा नहीं था, कि अभी भी हमारे पेरेंट्स ये नहीं समझते कि आप अगर एक बच्चे को दुनिया में लेके आए हो ना, तो आपका काम है कि आप उसका ख्याल रखो। आपको लॉ ने या आपको मजहब ने आप पे फ़र्ज़ किया, क्योंकि आप उसको दुनिया में लेके आ रहे हो, तो अगर आप उसको पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, अच्छा पहना रहे हो, तो वो उस पर एहसान नहीं करे, वो आपका फ़र्ज़ है, और आपका फ़र्ज़ है उसको अच्छी लाइफ देना। मुझे ये लगता है आपकी शादी को बेशक 10 साल हो गए, आपको लगता है कि आप अपने बच्चों को अच्छी लाइफ नहीं दे सकते, तो फिर बच्चों को दुनिया में लेके आने की क्या ज़रूरत है, अगर आपने बच्चों को टॉर्चर करना है। और फिर ये है ना, कुछ लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते, फिर भी वो इतने इतने बच्चे पैदा करेंगे जस्ट बिकॉज दे वांट टू, या उनको शायद सोसाइटी का प्रेशर है, और उसकी वजह से जो मेंटल हेल्थ है बच्चों की वो इतनी ख़राब हो जाती है, और उनकी अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर उनको बताएंगे ना, वो उनको एलियन कॉन्सेप्ट लगेगा कि भाई ये क्या बातें हो रही हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखें, लेकिन आज का पेरेंट जो है ना, वो इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करता कि मेरे बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। जैसे ही शादी होती है प्रेशर आ जाता है टू गेट अ बेबी। अभी वो लड़की शायद करियर ओरिएंटेड है, या वो लड़का करियर पे अपने फोकस करना चाहता है, बट फैमिली का प्रेशर इतना होता है कि दे गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, एंड अब वो करियर की रेस में उस बच्चे पे ध्यान भी नहीं दे पाते। फिर क्या होता है कि वो जो पेरेंट्स कह रहे होते हैं तुम बच्चा पैदा कर लो हम संभाल लेंगे, वो भी उन बच्चों से एक हद पे जाके उकता रहे होते हैं। तो नोबडी टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड अदर देन यू। सो इफ़ यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड, अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, रेडी हैं टू टेक केयर ऑफ द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेदर फादर और मदर, और मिल के आपको एक प्लान नज़र आ रहा है यू टेक केयर ऑफ द बेबी, तो आप उस वक्त इस दुनिया में एक बच्चे को लाएं। क्योंकि सिर्फ बच्चे को लाना और उसकी नीड्स पूरी करना ही ज़रूरी नहीं, जैसे कि आपने कहा उसकी तरबियत करना भी बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर मेंटली अवेलेबल, इफ़ यू आर फिजिकली अवेलेबल, आप बच्चे को कितना क्वालिटी टाइम दे रहे हैं, तो दैट मैटर्स अ लॉट। और पेरेंट्स को इस बात को समझना चाहिए कि हमारा बच्चा इस वक्त किस चीज़ पे फोकस कर रहा है, वो अपनी ग्रोथ पे, अपने करियर पे। उसने आपके प्रेशर में अगर शादी तो कर ली है टाइम से, लेकिन उसकी और चीज़ें इस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी। फैमिली स्टार्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, फैमिली स्टार्ट होनी चाहिए, लेकिन देयर इज़ अ राइट टाइम एंड राइट सिचुएशन फॉर दैट। तो पेरेंट्स को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। उनके जनरेशन्स में बहुत देयर वर लॉट्स ऑफ केयर गिवर्स, जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, लोग ख्याल रख लेते थे, पर आज एक न्यूट्रल कपल के लिए शदीद मुश्किल है। या एक जॉइंट फैमिली में भी आपको हर वक्त प्रेशर दिया जाता है कि आप बच्चा पैदा कर लें हम संभाल लेंगे, लेकिन वही बच्चा 2-3 महीने बाद लोगों को बर्डन लग रहा होता है कि अपना बच्चा खुद संभालें। सो बी माइंडफुल एंड टेक अ डिसीजन विच यू कैन फॉलो फॉर लॉन्गर ईयर्स, क्योंकि बच्चा आपने ही बड़ा करना है, उसकी तरबियत आपने ही करनी है। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा इरम, अक्सर छोटा सा भी इख्तलाफ होता है ना, कभी कभी वालिदैन भी सही होते हैं, अब कभी कभी बच्चा भी सही हो सकता है। ज़रूरी नहीं है दोनों हर चीज़ में गलत हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि दोनों हर चीज़ में सही हो। लेकिन छोटे से इख्तलाफ को भी अगर हम ये कह दें कि आपको समझ नहीं आएगी, या ये जनरेशनल गैप को अगर हम ब्लेम कर दें, या हम उनको ये कह दें कि आपको नहीं पता ये हमारा ज़माना है, तो डोंट यू थिंक ये भी गलत है? जी बिल्कुल गलत है। देखिए, हमेशा अदब का दायरा जो है ना, वो अदब जो है ना हमेशा करना चाहिए अपने पेरेंट्स का। पेरेंट्स से नेगेट करने का एक तरीका है कि आप उनसे बैठ के कम्युनिकेट करें। उनसे बदतमीज़ी करना या उनको डिसओबे करना, इसको मैं कभी भी जो है ना वो नहीं करूँगी कि इसको मैं नहीं कहूँगी आप इस पर फोकस करें, या इसको प्रमोट नहीं करूँगी, क्योंकि इट्स नॉट अ गुड थिंग। पेरेंट्स का अदब करना हमारे मज़हब में भी है, मॉरली भी हम पे जो है ना लागू होता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा में दिया है। आप उनको समझाएँ कि उनका डिसीजन आपके लिए कहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है। अगर तो आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन है और आपका मसला जेन्युइन है और वाकई इट्स गोइंग टू हैम्पर योर मेंटल हेल्थ एंड ओवरऑल वेल बीइंग, तो आप उनको अच्छी तरह समझाएं। एंड दे आर योर पेरेंट्स। जब उन्होंने आपकी वो नीड्स भी पूरी की जब आप बोल नहीं सकते थे, तो व्हेन यू कैन कम्युनिकेट विद देम। और आप बच्चे क्या करते हैं, वो बताते नहीं हैं, दे जस्ट बस्ट आउट इन एंगर, और वो रिएक्टिव हो जाते हैं, दे डोंट ट्राई टू कम्युनिकेट। अगर वो कम्युनिकेट करें
तो क्या मिलेनियल पेरेंट हो, क्या उससे पुराने पेरेंट्स हों, वो भी समझ आते हैं बात को। तो इट्स बेटर टू कम्युनिकेट रादर देन बी रिएक्टिव। तो आज की जनरेशन को यही मैं एक सजेशन दूंगी कि अपने पेरेंट्स से बैठ के कम्युनिकेट करें, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा नहीं, उनको कन्विंस करें, उनको फैक्ट्स दें, उनको लॉजिक्स दें, और दे लव यू एंड दे लव यू अनकंडीशनली। तो दे विल अंडरस्टैंड योर इशू, योर प्रॉब्लम्स, और वही आपके सबसे बड़े सपोर्टर हैं। तो यू शुड नेवर डिसरिस्पेक्ट देम, और उनकी कभी ना कभी उनका मशवरा और कभी ना कभी उनके ओपिनियंस आपके लिए बेनिफिशियल भी होते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि वो बेनिफिशियल ना हो। एग्जैक्टली, बिकॉज एक्सपीरियंस है, वही मैंने कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान हर जगह गलत हो और हर इंसान हर जगह सही हो। बिकॉज एक जो ये चीज़ है ना माशरे में कि कोई छोटा है तो इसका मतलब है कि उसका जो ओपिनियन है वो सही नहीं हो सकता, जस्ट बिकॉज उसका एक्सपीरियंस आपसे कम है तो वो बहुत सी जगहों पर आपसे सही नहीं हो सकता। ये सोच भी बहुत ज़्यादा गलत है। अच्छा यार, हम ये बताएं कि हम पेरेंट्स को भी और जो बच्चे हमें देख रहे हैं उनको भी ये कैसे समझा सकते हैं, बिकॉज मुझे लगता है हम सबको ये समझने की ज़रूरत है। कभी कभी हमें जिस जगह पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए हम रिएक्ट कर देते हैं, तो ये हम कैसे अपनाएं आदत कि हम रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करें, चाहे वो हमें जो पेरेंट्स देख रहे हैं वो या बच्चे जो देख रहे हैं वो भी। देखिए, दोनों के लिए ही एक ही रूल है कि दे हैव टू लिसन ईच अदर कामली। दोनों ने एक दूसरे को तहम्मुल से सुनना है, आराम से, तहम्मुल मिजाजी से सुनना है, और एक दूसरे के मसले को जेन्युइन समझना है। ठीक है। अच्छा यार, कुछ नॉर्म्स ऐसी हैं, कल्चरल हैं, जैसे आपने आगे बात की, अब वो कहते हैं कि हमारे माँ बाप, तुम्हारी एज में तो हमारे 3 बच्चे थे। ये चीज़ तो मुझे लगता है हर एक ने सुनी है कि तुम्हारी उम्र में तो हमारे 3 बच्चे थे। मतलब आपका ज़माना और था। अब अगर कोई ये सोच रहा है कि भाई उसको अपने करियर पे फोकस करना है, कल को खुदा ना खास्ता कोई भी चीज़ हो जाए, तो अगर कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा, फिर भी हम देखते हैं जो हमारी करंट इकोनॉमी है, यू हैव टू वर्क अगर आपको इन ऑर्डर टू गिव योर किड्स अ ब्यूटीफुल लाइफ। तो ये जो चीज़ें हैं, ये मुझे लगता है आज भी, ये 2026 चल रहा है, आज भी ना माँ बाप के दिल में बड़ी डीपली रूटेड है। और ये कहीं ना कहीं वो जितने मर्जी ब्रॉड माइंडेड या लिबरल हो, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात आती है। तो इस चीज़ को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, या जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को कैसे आराम से उनके साथ बात करके रिजॉल्व कर सकते हैं? देखिए, पेरेंट्स तो हमेशा यही कहेंगे हमारे ज़माने में ये होता था, हमने ये किया। देखिए, जब वो ये बात कर रहे होते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि दे वांट टू मेक देयर किड्स लाइक देम। और ये रियलिटी नहीं हो सकती फॉलो, क्योंकि वो आज से 10 साल पहले उन्होंने परवान चढ़ी, या उन्होंने 20 साल पहले, 30 साल पहले परवान चढ़ी। 30 साल पहले का ज़माना और था। आज का बच्चा पैदा होते ही फ़ोन यूज़ कर रहा है। आज के बच्चे को फ़ोन भी यूज़ करना आता है, आज के बच्चे को सोशल मीडिया का भी पता है, आज के बच्चे को कनेक्ट कैसे करना है। वो आज का बच्चा यहाँ बैठ के दुनिया देख रहा है, दुनिया में उसके ग्लोबल फ्रेंड्स हैं। ठीक है, हमारे जो मतलब पुराना ज़माना, जो पेरेंट्स कहते हैं हमारे ज़माने में तो ऐसे होता था, हम तो घर से यूँ बाहर पाँव नहीं निकालते थे, लड़कियों को इस किस्म की जॉब्स करनी चाहिए, लड़कों को पार्ट टाइम जॉब्स नहीं करनी चाहिए, सरकारी नौकरी ढूंढो। आजकल आपको पता है कि जॉब्स का इस तरह से ट्रेंड है कि लड़के अगर पार्ट टाइम जॉब करे तो उसको कोई रिश्ता नहीं देता कि ये किस किस्म की जॉब करता है। कॉल सेंटर में जॉब करता है, हाँ जी, फ्रीलांसिंग करता है, किसी कंपनी के साथ काम करे, उसको सीरियस ही नहीं लेते। इनकम जनरेट करना इज नॉट द ओनली, अब वो नहीं रहा कि इनकम जनरेट करना उनके लिए मैटर नहीं करता। उनके लिए क्या सोसाइटी किस चीज़ को फॉलो करती है, क्या सरकारी नौकरी, बिजनेस करता है, लड़की जो है उसका स्टेचर इस तरह का हो। आजकल हर आप बॉडी एंड शेप में एक्ट्रेसेस को भी देख रहे हैं, लड़कियों को भी देख रहे हैं, और दे आर प्राउड टू फ्लॉन्ट इन देयर एनी स्ट्रक्चर। लेकिन लड़कियों को टैग किया जाता है, ओह तुम मोटी होगी, तुम्हारी तो शादी ही नहीं होगी, तुम्हारे बच्चों में मसला होगा, उनको ट्रिगर किया जाता है। तो देखें, हर चीज़ जो आज से 30 साल पहले लागू होती थी, यानी कि एक आइडियल लड़का इस तरह की नौकरी करता हो, एक आइडियल लड़की इस तरह का जो है ना जिसामत रखती हो, वो आज फुलफ़िल नहीं करता, वो फिट नहीं होता। आज देयर आर वेरिएंट्स, और आज की जनरेशन में भी एक्सेप्टेंस है, लड़कियों में एक्सेप्टेंस है इस चीज़ के लिए कि हमारा हस्बैंड अगर पक्की नौकरी नहीं भी करता, सरकारी नौकरी नहीं भी करता, बट ही इज़ एबल टू फुलफिल थ्रू वेरियस जॉब्स, तो दे आर एक्सेप्टिंग दैट। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज हम बात कर रहे थे जनरेशनल गैप के हवाले से, क्योंकि अक्सर जो पेरेंट्स हैं वो ही शिकायत करते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं, या जो बच्चे हैं वो ये कहते हैं कि जो ये बातें करते हैं वो आजकल जो है ज़माने में या करंट जो सिनेरियो है उसमें फिट नहीं बैठती। तो इसी हवाले से बात की है, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थे माहिर नफ्सियात डॉक्टर इरा मखदूम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आगे बढ़ते हैं और अपने सेगमेंट के जाने पर और बात करेंगे कि मैट्रिक के बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन है वो ओपन हो चुके हैं, लेकिन अब जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो इंतहाई जो कन्फ्यूजन है ना, या आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट स्टेप है उनकी लाइफ का कि वो आगे क्या पढ़ें, आगे वो मेडिकल में जाए, इंजीनियरिंग करें या ICS करें।
और स्टूडेंट्स और वालिदैन के लिए आज का सेगमेंट इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हमने ज्वाइन किया है और साथ हम लाइव कॉल्स भी लेंगे आप लोगों की, और साथ हम बात भी करेंगे ये जो कन्फ्यूजन होती है ना मैट्रिक के बाद कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, आगे क्या करें, इसी पर आज बात करेंगे और कैसे आप चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अपनी प्रेफरेंस भी इंसान की ज़रूरी होती है, लेकिन साथ साथ ये चीज़ भी ज़रूरी होती है कि स्कोप किस चीज़ का है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रहमान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? All good. Thank you so very much for having me on the show. यू वेलकम। अच्छा अब्दुर्रहमान, सबसे पहले तो बताएं कि ये जो टाइम पीरियड होता है ना मैट्रिक के बाद का, मुझे तो खुद भी अपना भी याद है, बड़ी कन्फ्यूजन होती है आपको कि आगे आप क्या करें। आप इतने कंफ्यूज होते हैं कि हम मेडिकल पढ़ें, हम इंजीनियरिंग की तरफ जाएं। अक्सर होता है बच्चे बायोलॉजी के साथ मैट्रिक करते हैं, लेकिन आगे वो कंफ्यूज होते हैं कि हम पढ़ें या नहीं पढ़ें। तो ये जो टाइम पीरियड है ना, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ ये बहुत अहम मौजू है और वक्त की नज़ाकत के साथ जिस टाइम फ्रेम से भी हम गुजर रहे हैं, जब बच्चा मैट्रिक के बाद अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड इंटरमीडिएट के अंदर ट्रांजिशन कर रहा है, और ये कन्फ्यूजन अमूमी तौर पर हर बच्चे में पाई जाती है, बिकॉज कि वो चाहता है कि उसका फ्यूचर ब्राइट हो। और करंटली जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, करिकुलम चेंज हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ चेंज हो रही हैं, जॉब्स का सिनेरियो चेंज हो रहा है, मार्केट की डिमांड चेंज हो रही है, तो उसको देखते हुए बच्चे के जहन में ये इबहाम और ये सवाल ज़रूर मौजूद होता है कि मैं कौन सी ऐसी फील्ड चूज़ करूँ, यानी खुदा न खास्ता मैं कुछ ऐसा सब्जेक्ट ना ऑप्ट कर लूँ जिसका बाद में कोई फ्यूचर में स्कोप ही मौजूद ना हो, जिसकी डिमांड ही मौजूद ना हो। मैं इस चीज़ को इस नज़र से देखता हूँ कि जो स्कोप और अपॉर्चुनिटी है वो ज़्यादातर एक्सीलेंस से बिलोंग करती है, ना कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ। अगर आप मेडिकल पसंद करते हैं, अगर आपका ड्रीम है टू बिकम अ डॉक्टर, इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट दैट, अगर आज से 10 साल के बाद अगर आप खुद को वाइट लैब कोट और स्टेथोस्कोप के साथ आप अपनी कम्युनिटी को सर्व करते हुए देखते हैं मेडिकल फील्ड के थ्रू, देन ओनली मेडिकल इज द राइट चॉइस फॉर यू। अगर आपका दिल आपको ये बता रहा है, अगर आपके गोल्स, आपके टारगेट्स, आपके ड्रीम्स आपको ये बता रहे हैं कि यू नीड टू बिकम एन इंजीनियर, यू हैव गॉट दैट कंपैशन फॉर इंजीनियरिंग विद इन योरसेल्फ, देन आई थिंक आपको इंजीनियरिंग अडॉप्ट करना चाहिए। और आईसीएस का जहां तक जिक्र है, तो मैं ये चीज़ क्लैरिफाई करता चलूं कि आईसीएस एक वक्त तक वो स्टूडेंट्स अडॉप्ट करते रहे जिनका ये मानना था कि हम ज़्यादा पढ़ना भी नहीं चाहते और एक आसान सा सब्जेक्ट हो जिसमें क्लासेस बंक करने का मार्जिन भी हो, जिसमें मस्ती करने का मार्जिन भी हो, और साथ साथ हमें कोई डिग्री, कोई कोर्स भी मिल रहा है। बट राइट नाउ आईसीएस इज equally important just like medical and engineering. ICS की radically demand change हो रही है। Computer sciences across the globe, artificial intelligence, cyber security, data sciences, it is all transforming the whole world globally. So ICS के अंदर भी अब सिर्फ वो बच्चे आए जो अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं, जो ये समझते हैं कि वो अपनी जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करेंगे थ्रू एजुकेशन, थ्रू देयर प्रोफेशन, और वो लॉन्ग टर्म चलेंगे उस फील्ड के अंदर। फॉर एग्जांपल, जब भी मैं करियर काउंसलिंग के ऊपर बात करता हूँ, खासतौर पर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के साथ, तो नूर उनका बेसिकली 2026 के साथ, 27 के साथ, 28 के साथ तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो लोग 2 साल इंटरमीडिएट में लगाएंगे, 4 साल डिग्री में, यानी आफ्टर 6 years they are going to get into the market. And in अगर आप मेडिकल की बात करें, अगर वो डॉक्टर बनते तो 7 साल के बाद वो मार्केट के अंदर जाएंगे। इट मीन्स दैट कि उनको आज उस डिग्री, उस प्रोफेशन का इंतखाब करना है जो आफ्टर 7 years, 8 years जिस चीज़ का स्कोप हो, यानी 2034-35 की हम बात करें, राइट। सो जिस चीज़ की उस वक्त में डिमांड मौजूद हो, आपको आज वो डिग्रीज, वो प्रोग्राम सेलेक्ट कर लें। और आपको इस हवाले से परेशान होने की जरूरत नहीं है। Medical sciences is not just about MBBS. It is not just about BDS. इसके अंदर और allied health sciences भी हैं, biological sciences भी हैं, जिसके ऊपर हम later on in detail बात कर सकते हैं किसी और segment के अंदर। लेकिन अभी दामने वक्त में गुंजाइश देखते हुए मैं सिर्फ इतनी चीज़ अपने audience तक, अपने सुनने वालों तक पहुंचा सकता हूँ कि it is not just about MBBS and BDS, और engineering is not just about mechanical engineering, electrical engineering, civil engineering, बल्कि इसके अलावा और बहुत सारी डिग्रीज हैं। और पाकिस्तान में जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं नूर, मैं आपको सिर्फ उसका एक छोटा सा एक चंक शेयर कर देता हूं आपके साथ कि पाकिस्तान के अंदर जो PEC से रिकॉग्नाइज्ड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी डिग्रीज दुनिया के अंदर मोर देन 24 कंट्रीज़ के अंदर, जिसके अंदर USA है, UK है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, जापान है, इन तमाम तर टॉप नॉच कंट्रीज़ के अंदर डायरेक्टली आपकी इंजीनियरिंग डिग्रीज एक्सेप्ट की जाती हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। आपको वहाँ जाकर कोई एक्स्ट्रा फाउंडेशनल कोर्सेज, कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन, कोई एक्स्ट्रा जो इंजीनियरिंग टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं पड़ती। इनफैक्ट अगर आप मास्टर्स करने के लिए, यानी पोस्ट ग्रेड करने के लिए, अगर आप दुनिया में कहीं भी जा रहे हैं, अगर आप जॉब्स करने के लिए दुनिया में कहीं भी जा रहे हैं, तो आपकी
पाकिस्तानी डिग्री की बुनियाद के ऊपर आपको इस पूरी इन 24 मोर देन 24 कंट्रीज, जो दुनिया के टॉप 24 कंट्रीज हैं, वहां पर जॉब और स्टडीज अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम कंप्यूटर साइंसेस के ऊपर बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज नॉट द ओनली थिंग, यू नो, ऐप डेवलपमेंट इज नॉट द ओनली थिंग नाउ, डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट द ओनली थिंग नाउ, बल्कि आप इस होराइजन से बहुत आगे निकल गए हैं। अब वर्ल्ड हैज चेंज्ड रैडिकली। आईटी इज नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी इज नाउ साइबर सिक्योरिटी, आईटी इज नाउ डेटा साइंसेस, आईटी इज नाउ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यू नो। सो ये जो ऑटोमेशन है, ये जो मशीन और रोबोटिक्स की जो इवॉल्वमेंट है ह्यूमैनिटी के साथ साथ, ये अब बढ़ रही है और डेफिनेटली आईसीएस इज समथिंग जो आपको आगे लेकर जाएगी। सो अब आपने ये नहीं समझना कि अब मैं कोई एप्स बनाऊंगा सिर्फ, या मैं वेबसाइट्स बनाऊंगा, या मैं कोई डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स रन करूंगा। इनफैक्ट अब तो सितारों से आगे जहां और भी, अब ये हकीकी तौर पर आपको इवन पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ देखने को मिल रही है। तो आपको इस हवाले से बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज व्हिच आर वेटिंग आउट देयर फॉर यू। बिल्कुल ऐसे। अच्छा अब्दुर्रहमान, एक और चीज़ जो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा है हमारी सोसाइटी में, और ज़्यादातर कभी कभी इसका फ़ायदा होता है, कभी कभी नहीं होता, जो आपके रिश्तेदार या पेरेंट्स आपको फोर्स करते हैं वो चीज़ करने पे जिसको आप मतलब जिसमें आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लोगों को लगता है कि इसमें तो कोई स्कोप ही नहीं है, ये पढ़ के तुम क्या करोगे। जैसे लोग कहते हैं कि मार्केटिंग की डिग्री लेके क्या करोगे, अभी भी कहते हैं, हालांकि डिजिटल मार्केटिंग टॉप पे जा रही है इस टाइम। आर्ट्स पढ़ के क्या करोगे, या तुम मीडिया में जाके क्या करोगे, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि तुम ये पढ़ के क्या करोगे। लेकिन हम देखते हैं कि लोग जिन्होंने कुछ करना होता है लाइफ में, जिनके अंदर थोड़ी सी भी वो एंथुजियाज़म होता है ना, वो सिंपल बीए करके भी बहुत कुछ कर लेते हैं। तो ये जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं बच्चों को और वो चीज़ नहीं करने देते, क्योंकि ज़बरदस्ती आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते। अगर आपको किसी चीज़ में शौक नहीं है, किसी चीज़ की तरफ आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? व्हाट इफ कि लियोनार्डो डिविंची को किसी ने कहा होता कि पेंटिंग का क्या स्कोप है? व्हाट इफ जना साहब को किसी ने क्या कहा होता कि तुम वकील बन के क्या करते? व्हाट इफ अल्लामा इकबाल को किसी ने क्या कहा होता कि ये शायरी लिखने से क्या ही हो जाएगा? व्हाट इफ कि अरफा करीम को किसी ने कहा होता कि तुम तो एक लड़की हो, तुम आईटी में जाकर क्या ही कर लोगी? व्हाट इफ बाबर आजम को किसी ने कहा होता कि क्रिकेट में कितने ही लोग नाम बना पाते हैं? सो सक्सेस लाइज राइट आफ्टर यू फेल, इट लाइज आउटसाइड दैट पैरामीटर, कि जब जो आपका खौफ है, इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कभी ऐसा ना हो जाए, कहीं कभी वैसा ना हो जाए। तो ये जो आपके फेयर्स हैं जो आपको रोकते हैं, और मैं एक और चीज़ अपने सुनने वालों तक आज बहुत क्लैरिटी के साथ पहुंचाना चाहता हूँ कि अगर आपको ज़िंदगी के अंदर कोई ये कह रहा है कि तुम ये चीज़ नहीं कर सकते, they are not telling your limit to you, they are telling their limit to you, because उनके ब्रेन में वो काम नहीं हो सकता। और आपको देखें, ये एक साइकोलॉजिकल पैराडाइम है, मैं कोई अफसाना कहानी बयान नहीं कर रहा। जब आप साइकोलॉजी को पढ़ते हैं तो साइकोलॉजिकल एक पैराडाइम है जिसको आप कहते हैं ग्लासेस पैराडाइम। साइकोलॉजी में ये कहती है कि आपने जिस रंग की ऐनक लगाई होगी, आपको बाहर माहौल उसी रंग का दिखाई देगा। जिसने नीले रंग की ऐनक लगाई है वो कहेगा माहौल नीले रंग का है, जिसने सब्ज रंग की लगाई है वो कहेगा कि मुझे बाहर सब कुछ सब्ज दिखाई दे रहा है। इट इज अबाउट योर लेंस दैट बाय विच यू आर सीइंग दैट। स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये है, और पेरेंट्स के लिए मेरी ये मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरा ये इल्तमास है कि आप अपने बच्चे को उसका ड्रीम, उसका पैशन चेज करने दें, उसके कंपेनियन बने, उसको कॉम्प्लीमेंट करें, ना कि उसके ट्रॉमा और उसकी एंग्जाइटी का सबब बने। यू आर देयर टू शेयर द जर्नी, नॉट टू हिंडर द जर्नी। और स्टूडेंट्स के लिए मेरी ये राय है कि आप जितने लोगों से मशवरा करेंगे, आपको उतने डिफरेंट ओपिनियंस मिलेंगे। आप जो करना चाहते हैं, जिससे आप फील करते हैं कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, मैं इसमें फ्यूचर बिल्ड कर सकता हूँ। अगर आपने बेटे वो सब्जेक्ट चूज किया कि जिसके अंदर जिसको करने का आपका दिल ही नहीं है, आप कभी भी उसके अंदर एक्सेलेंस हासिल नहीं कर पाएंगे। यू हैव टू चूज समथिंग विच यू फील लाइक दैट आई एम बॉर्न फॉर दिस। और आप अगर वो चीज़ करेंगे, चाहे वो लिटरेचर है, चाहे वो म्यूजिक है, चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो इंजीनियरिंग है, आप चांद पे जाना चाहते हैं, आप स्पेस साइंसेस चूज करें, आप नई गाड़ियां बनाना चाहते हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करें, आप आर्किटेक्चर डिजाइन करें, आप MBBS करें, आप साइकोलॉजी चूज करें, न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स चूज करें, आप वो चूज करें जो आपके दिल के करीब है। और अगर आप वो चीज़ करेंगे जो आपके दिल के करीब है, व्हेन योर प्रोफेशन बिकम्स योर पैशन, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ एक्सीलेंस की तरफ खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अब्दुर्रहमान, ये बताएं कि आज के दौर में जो स्किल बेस्ड लर्निंग है, या बहुत सा ऐसा ना हमारे पास टाइम पीरियड होता है मैट्रिक के बाद या इंटर के बाद, कि अब वो टाइम ज़ाया करने वाला दौर नहीं है कि आप वो सिर्फ 3 महीने या 2 महीने जो आपको मिलते हैं वो आप वेस्ट कर दें।
तो ये जो मंथ्स हमें मिलते हैं, जो हमें ब्रेक मिलता है, इसमें एक तो ये इवैल्यूएट करना या ये सोचना, आगे की प्लान करना, ये तो ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ इस फ्री टाइम को आप कैसे यूज़ करें, कितना प्रोडक्टिव होकर यूज़ करें, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन से ऐसे कोर्सेज़ हैं जो ये फ्री टाइम में स्टूडेंट्स कर सकते हैं जो आगे जाके भी काम आए उनके? आई थिंक कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर अपने बहुत ज़्यादा काम करें, और कम्युनिकेशन स्किल आपको किसी नेटफ्लिक्स की मूवी या कोई अंग्रेज़ी फिल्म देखने से ज़्यादा आई थिंक कि अगर आप उसको प्रैक्टिस करें, ज़ुबान हमेशा प्रैक्टिस से आती है, ज़ुबान हमेशा बोलने से आप सीखते हैं। आई थिंक कि देखें, अंग्रेज़ी जो है इट इज़ नॉट अ क्वालिफिकेशन, इट इज़ जस्ट अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन हमारे यहाँ ग्लोबली क्योंकि ये ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, जब आप बाहर की दुनिया के साथ इंटरेक्ट करते हैं, दिस इज़ द प्राइमरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमें बहरहाल इस टैबू को भी ब्रेक करना पड़ेगा कि अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं मतलब क्या मुझे जीने का हक नहीं है। आई थिंक कि हमें इन टैबू से, इन लिमिटेशन से निकलना चाहिए, इन चेन से निकलना चाहिए। आपको अंग्रेज़ी आनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है क्योंकि जब आप मार्केट में निकलते हैं, मार्केट की लैंग्वेज इज़ इंग्लिश। अगर आप ग्लोबल मार्केट्स की बात करें, ग्लोबल मार्केट्स की लैंग्वेज इज इंग्लिश। सो अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे तो हाउ कम कि आप अपना प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे, आप अपनी स्किल आप सेल कर पाएंगे। सो इस टैबू को तोड़ें और इसको सीखने के लिए आगे बढ़ें। पेरेंट्स को इस पर काम करना चाहिए, स्टूडेंट्स को इस पर काम करना चाहिए। सो आई थिंक कि कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम करना नहायत ज़रूरी है। अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को बेहतर करें, पब्लिक एक्सपोजर को बेहतर करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने इनर सर्कल में बैठकर तो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं, लेकिन जैसे ही वो पब्लिक में जाते हैं तो उनको एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है। सो इन चीज़ों को ओवरकम करने की कोशिश करें बिफोर यू गेट इनटू योर कॉलेज एंड बिफोर यू गेट इनटू योर यूनिवर्सिटी। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप कोई आईटी की स्किल सीख सकें, आईटी की स्किल से मुराद है अगर ई कॉमर्स के ऊपर काम कर सकें, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर काम कर सकें, तो आई थिंक ये दो मेन बहुत अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे है। ठीक है अब्दुर्रहमान, तो आज हम बात कर रहे थे कि स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मैट्रिक के बाद या इंटर के बाद वो कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ें और वो जो फ्री टाइम है उसको वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी हवाले से बात कर रहे थे और उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थे अब्दुर्रहमान। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।